लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। शहीद आज़म भगत सिंह। जी हाँ, शहीद आज़म भगत सिंह। ये पंक्तियाँ इस बात को दर्शाती है कि एक इंसान, एक क्रांतिकारी उस दौर में किस तरह से अपने आप से लड़ा होगा, समाज से लड़ा होगा, अंग्रेज़ों से लड़ा होगा। 28 सितंबर 1907 को जन्मे शहीद आज़म भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी गतिविधियां आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद और उनके अन्य साथियों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई ली। अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं शहीद आज़म भगत सिंह के जीवन से लेकर उनकी शहादत तक का सफ़र। शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को भी बताया जाता है। खैर जो भी हो, एक सिख परिवार में हुआ था। इनकी जन्मभूमि बंगा गांव पश्चिम पंजाब में है, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार था और अमृतसर में 13 अप्रैल को 1919 को हुए जलियांवाले बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। बता दें कि भगत सिंह जो थे, प्रारंभिक जीवन या बचपन से ही बड़े ही क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। वर्ष 1922 में जब चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों के साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमज़ोर हो गया और वह सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्गमित हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा। इस कार्रवाई में चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में बम फेंका। अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने का वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। ये बम जो फेंका गया था, असल में उस समय उन्होंने कहा था कि ये बम जो फेंका गया है, सोई हुई अंग्रेज सरकार के कानों को झकझोर करने के लिए, उन्हें नींद से जगाने के लिए बम फेंका गया। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना नहीं था। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वे भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाया। अनुचित नहीं था। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया। कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में बहुत सारे
क्रांतिकारी सम्मिलित थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु आदि। काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड एक काकोरी डकैती है। एक अंग्रेजी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लूटने की योजना थी। उसमें लूटा भी गया, लेकिन उसके बाद में क्रांतिकारियों को पकड़ भी लिया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्यों को कारावास की सजा दी गई। इस काकोरी कांड में मुख्य जो क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल था। उनके साथ में यदि हम देखें अशफाक उल्ला खां, रोशन आरा आदि थे। कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक पीड़ित हुए कि उन्होंने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भारत प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले पर अंग्रेज शासन ने लाठी चार्ज किया। 1927-28 में साइमन कमीशन भारत आया था और वह एक ऐसा कानून था जो बिना दलील, बिना वकील का कानून था, जिसमें किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था कितने भी समय के लिए। इस कानून का पूरे भारत में विरोध हुआ था और इसी विरोध स्वरूप लाला लाजपत राय भी विरोध में आए थे। तो एक पुलिस अधिकारी की लाठी से, जब लाठी चार्ज हुआ तो पुलिस अधिकारी की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची, क्योंकि उस समय जो सुपरिटेंडेंट था वह स्कॉट था। भगत सिंह और उनके साथियों ने यह योजना बनाई। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के DAV स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। वहीं दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे ASP सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सिर में मारी, जिससे वह पहले ही मर गया। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दाग दी। उसके मरने के पूरा इंतजाम कर दिया था। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे, एक सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आज़ाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद असेंबली में बम फेंका गया। असेंबली में बम फेंकने की घटना हुई। भगत सिंह ये रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन आज़ादी, स्वतंत्रता बिना रक्त की धार पर चले नहीं मिल सकती थी। इसलिए वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था। उन्हीं विचारधाराओं को वे आगे बढ़ा रहे थे। वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। जब भगत सिंह और उनके साथी ने असेंबली में बम फेंका, बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, वहीं साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का भी नारा दिया। नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब भगत सिंह जेल में थे तो करीब 2 साल वो जेल में रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन लगातार जारी रहा है। अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। यह भूख हड़ताल असल में जेल में मिलने वाला जो खाना था वह बड़ा ही ख़राब था। जो अंग्रेज कैदी थे उनको अच्छा खाना दिया जाता था और जो भारतीय कैदी थे उनको सड़ा गला खाना दिया जाता था। उसी के विरोध में उन्होंने जेल में हड़ताल भी की थी और इस हड़ताल में उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने अपने प्राण त्याग ही दिए थे। जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, फांसी नज़दीक आती गई, फांसी का समय भी नज़दीक होता गया। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6
के तहत आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया और अपना निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जैसे ही फांसी की सज़ा सुनाई गई, लाहौर में धारा 144 लागू कर दी। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील रद्द कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय वायसराय के सामने सज़ा की माफ़ी के लिए गए। गांधी जी ने भी उनकी माफ़ी के लिए माफ़ीनामा भेजा था, किंतु सभी खारिज कर दिए गए और समय नज़दीक आता गया। 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की गई। के खिलाफ हो रहा था, भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके दो साथियों को, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं और आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले ही उनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही उनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डर कर अंग्रेजों ने इनकी लाश के उथल जले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इनके बाद लोग अंग्रेज़ों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एकाध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है और उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन। धन्यवाद।